ठीक है, लेट्स गो। हाँ चलो, तो अपन पीरियड की पढ़ रहे हैं, और मैंने तुमको लास्ट क्लास की एंडिंग में एक हेडिंग लिखवा दी थी कि हमको क्या पढ़ना है। हमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ना है ना। थोड़ा रीड करने को बोला था, पढ़ा किसी ने? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो हम लोग एफिनिटी पढ़ लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस आज होमवर्क दे दूंगा कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद एफिनिटी इटसेल्फ। ये कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा टॉपिक रहेगा एज कम्पेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के एप्लीकेशंस थोड़ा बड़े थे, तो वो टॉपिक थोड़ा बड़ा था। तो लिखना स्टार्ट करें, अब एवरीवन इज रेडी तो। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ, साथ साथ आप लोग भी लिखते जाओ। लिखो। अट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टूवर्ड्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। attraction capacity of an element towards an extra electron which enters into which enters into isolated neutral atom is known as electron affinity. Isolated neutral atom is known as electron affinity of the element. Full stop. Electron affinity is conventionally defined as, next line say, electron affinity is conventionally defined as the energy released when an electron, as the energy released when an electron is added to the valence shell, is added to the valence shell of an isolated gaseous atom, of an isolated gaseous एटम। किसी गैशियस एटम को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दें तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। ये हमने लिखा है। फुल स्टॉप। उसके नेक्स्ट लाइन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ब्रैकेट डेल्टा एच ई जी, और ऊपर नॉट का सिंबल, जीरो। जीरो तो नहीं, नॉट ही कहेंगे उसको। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ब्रैकेट डेल्टा ए जी नॉट इज द चेंज इन स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी, is the change in standard molar enthalpy when a neutral gaseous atom gains an electron. When a neutral gaseous atom gains an electron. Full stop. Next line में although delta H Eg naught electron gain enthalpy is thermodynamically
more appropriate, comma, but much of inorganic chemistry is discussed in terms of EA. But much of inorganic chemistry is discussed in terms of इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कहने का मतलब ये है क्या कि वैसे तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिस्कस करनी चाहिए, ज्यादा अच्छा टर्म होता है, लेकिन क्योंकि ज्यादातर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ईए के टर्म्स में ही डिस्कस होती है तो हम आगे ईए के टर्म्स में ही ज्यादा बात करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, एंथैल्पी नाम की एक चीज होती है, तो उसको वहीं ज्यादा डिटेल में देखेंगे कि एंथैल्पी क्या होती है। अभी हम लोगों के काम में ज्यादा एफिनिटी आएगी। और अभी के लिए हम एक रिलेशन लिख लेते हैं जो हमारे काम आती है कि डेल्टा एच ई जी will be equal to negative of EA। एंथैल्पी और एफिनिटी एक दूसरे का नेगेटिव होंगे। अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन। एक बार लिख लो आप लोग यहां तक पूरा। तो ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन है, इसके ब्रैकेट में लिख लेना, हमारा काम उससे हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आती हैं वैल्यूज, इक्वल एंड अपोजिट आती हैं, साइन नेगेटिव आता है, तो हम इनको ये लेके चलते हैं। समझें क्या मतलब है इस सब का? लिखवाऊं एग्जाम्पल? ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन, और आइसोलेटेड है तो गैसियस स्टेट में होगा, और इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया। 2 मिनट रुकूं? चलो ठीक है, 2 मिनट तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, थोड़ी देर रुक जाता हूँ। 2 मिनट वुड बी टू मच ऑफ अ टाइम। अब तो लिख लिया होगा, समझे? तो हमने ये कहा है कि किसी भी एक एटम को अगर हम इलेक्ट्रॉन दें, है ना, और इलेक्ट्रॉन बाहर का आना चाहिए, कोई बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसको ये कितना अट्रैक्ट करता है वो इसकी एफिनिटी है, या ये कह सकते हैं कि इसको लेने पर जो एनर्जी रिलीज करेगा वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कहलाएगी। तो रिएक्शंस को जब हम लिखते हैं, जैसे ओ गैसियस है हमारे पास, उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया और फॉर्म कर लिया ओ नेगेटिव गैसियस आयन। ये रिएक्शन जो है ये होगी आपकी एक्सोथर्मिक। आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक समझ में आता है ना सबको? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, है ना, जो एनर्जी रिलीज करेगा वो एक्सोथर्मिक, जो एनर्जी गेन करेगा वो एंडोथर्मिक। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, और इसका जो डेल्टा एच ई जी नॉट है ये आता है -140.9 140.9 किलो जूल पर मोल। यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स को एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा, बिल्कुल इतनी एनर्जी रिलीज करेगा, 140.9 किलो जूल। डेल्टा एच नेगेटिव, एंथैल्पी नेगेटिव होती, मतलब एनर्जी रिलीज पे डेल्टा एच नेगेटिव आता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए होता है। लेकिन क्योंकि हम केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंथैल्पी की कम बात करेंगे, तो इसकी मदद से हम एफिनिटी अगर लिखें, तो कोई मुझे बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम यहाँ पे? बिल्कुल इसका नेगेटिव 140 140.9 किलो जूल पर मोल। तो नेगेटिव का नेगेटिव बेटा पॉजिटिव आ जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज दिस मच। दिस इज द एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी ऑक्सीजन एटम को एनर्जी दो, सॉरी, ऑक्सीजन एटम को इलेक्ट्रॉन दो तो वो इतनी एनर्जी रिलीज करता है। अब
अगले स्टेप पे आते हैं। अभी एक अकेले स्टेप की बात नहीं है। ऑक्सीजन हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन लेना है। प्रेशर बेटा देखो होता क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो मेजर मतलब एक्सपेरिमेंट से या थियोरेटिकली हम डेल्टा एच ही निकालते हैं। एफिनिटी जो है वो पुराना टर्म था जहां पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन शुरू शुरू में नहीं होते थे, वहां पर बस देख लिया था किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, किसमें कम। डेल्टा एच ई जी थर्मोडायनेमिकली कैलकुलेट किया जा सकता है। आगे थर्मोडायनेमिक्स जो हम पढ़ लेंगे तो हम सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो अभी आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा, यू विल नॉट बी आस्क्ड टू कैलकुलेट। मोस्टली आपको अब इसकी ट्रेंड्स देखने, मतलब पीरियडिक टेबल में वी आर मोर कंसर्न विद ट्रेंड्स, कि किसकी एफिनिटी ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है। हमको ये समझना है कि भाई जिसकी एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर उतनी ज्यादा है। इसका यूजेस अपन करेंगे आगे चल के। अच्छा, इसमें एक और चीज जो सीखने को हमको मिलेगी वो ये है कि ऑक्सीजन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, ओ नेगेटिव गैसेस बन गया, जब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक। और मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, अगर अट्रैक्शन है तो एक्सोथर्मिक होना है रिएक्शन, और अगर रिपल्शन है तो अगर अट्रैक्शन है तो एक्सोथर्मिक होना है, और अगर रिपल्शन है तो एंडोथर्मिक होना है। तो ये एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? एंडोथर्मिक होगा ना। भाई ये इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के एनायन पे, दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो द नेगेटिव चार्ज गेट्स रिपेल्ड, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो दिस प्रोसेस बिकम्स एंडोथर्मिक। यहां बनेगा O2 नेगेटिव गैशियस। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव आता है, तो इसका डेल्टा एच ईजी अगर आपको लिख दिया जाएगा तो जो हो जाएगा डेल्टा एच ईजी नॉट इज इक्वल टू प्लस 744 किलो जूल पर मोल। या इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हम लिखेंगे सेकंड प्रोसेस की, तो हो जाएगी माइनस 744 किलो जूल पर मोल। एक बार यहां तक लिख लो, फिर एक बात और बता दो एफिनिटी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दे रहा हूँ ना टाइम, अभी नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो। मैं एम वेटिंग फॉर यू गाइस टू नोट, फिर मैं समझाता हूँ आपको कि क्या मतलब है। नहीं नहीं, आपको वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द वैल्यू। ये बस एग्जांपल लिखवाए हैं कि डेल्टा एच चीज और ई में रिलेशन कैसे यूज हो रहा है ना। आपको वैल्यू रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स मींस चैप्टर है पूरा एक, पढ़ेंगे तब चैप्टर का मतलब भी समझाएंगे। थर्मो मींस हीट, डायनेमिक्स मींस मोशन। हाँ आदित्य, अगर हमको कुछ डेटा दिया हो तो हम डेल्टा चीज निकाल सकते हैं। ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में सीखेंगे कि अगर डेटा दिया हो तो कैसे निकालेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो तभी होगी बेटा जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा, और किसी प्रोसेस में तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं कहलाएगी ना वो। हाँ भाई, लिख लिया कि सबने? ठीक है, तो देखो अपन ने एफिनिटी जो लिखा था वो अपन ने लिखा था कि अट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टुवर्ड्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो अट्रैक्शन तो बेटा नेगेटिव नहीं हो सकता, या अट्रैक्शन का नेगेटिव जो है वो रिपल्शन हो जाएगा। तो पहले क्या होता था, एफिनिटी को जीरो या पॉजिटिव ही लेते थे, नेगेटिव लिखते नहीं थे। ठीक है, उसको जीरो या पॉजिटिव लिखते थे जो इस टाइप के केसेस होते थे उसमें, जहां अट्रैक्शन नहीं होता था वहां एफिनिटी जीरो लिख देते थे। बट सिंस वी डेवलप दिस रिलेशन के भाई जो एनर्जी है उसका नेगेटिव कर देंगे तो ई आ जाएगा। तो अगर हमको डेटा दिया है, तो हमको पॉजिटिव डेटा दिया है तो उसका नेगेटिव करके उसकी वैल्यू तो हम बता देते हैं। तो ये ऐसा कभी कभी आपको लिखा मिल सकता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ समथिंग इज जीरो, जहां वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी वहां टेक्स्ट में कई बार लिख देते हैं। जैसे किसी की अगर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है तो वो ऐसा बोल देते हैं कि एफिनिटी इज जीरो। तो ऐसा लिखा मिल सकता है, उससे कंफ्यूज मत होना। वैल्यू नेगेटिव आ सकती है,
थियोरिटिकली जब किसी चीज का किसी की तरफ अट्रैक्शन नहीं होता तो लोग ऐसा कह देते हैं कि इट्स एफिनिटी जीरो। रिपल्शन को नेगेटिव एफिनिटी नहीं कहते हैं टेक्स्ट में, ठीक है। हियर देयर आर रिपल्शंस, तो इसको नेगेटिव एफिनिटी थ्योरी में या टेक्स्ट में नहीं लिखते हैं, तो वो ऐसे कह देते हैं कि एफिनिटी ऑफ ओ नेगेटिव इज जीरो, ऐसा कहीं लिखा मिल सकता है। तो कंफ्यूज मत होना कि एफिनिटी इलेक्ट्रॉन की तरफ जीरो है इसका मतलब ई ए जीरो है, ये जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आई है ना? सिर्फ कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूं कि कभी कभी आपको लिखा मिल जाएगा कि एफिनिटी ऑफ ओ नेगेटिव टूवर्ड्स एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, इसका कहने का मतलब ये है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता है, वो उसका मतलब है। बट दैट डज नॉट लिटरली मीन कि ई की वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है। तो वो टेक्स्ट में लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये बताने को कि किसी का किसी की तरफ अट्रैक्शन है या नहीं है। क्या लिखवा दूं? ये तो मैं क्या लिखवा दूं, मतलब ये तो बस बता रहा हूं कि टेक्स्ट में ऐसा लिखा रहेगा कि एफिनिटी टुवर्ड समथिंग इज जीरो, मतलब उसकी एफिनिटी है नहीं उसकी तरफ, बट दैट इज नॉट सेइंग द वैल्यू, बस ये कह रहा हूं। कहीं आएगा तो तुम्हें दिखा दूंगा कि भाई ये देखो टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है। तो मतलब समझते हैं अपन कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन और बाकी अच्छे से समझ नहीं आया। अरे तन्वी बेटा, इतनी सी तो बात है, जहां एनर्जी रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, जहां एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। अब ये वैल्यू मतलब ये टर्म आपको याद रखने पड़ते हैं कि एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है, बस इतनी सी तो बात है। तो और क्या नहीं आया समझ में? अभी तो सिर्फ इतना बताया आपको। चलो तो मैं अभी और समझा देता हूँ आपको एफिनिटी वगैरह क्या है, किस पर डिपेंड करती है। तो बेटा देखो, जब दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं वो अगर पास पास आएंगी तो दे विल रिलीज एनर्जी, है ना? whenever two things which attract each other when they come close they'll release energy। ये जनरल आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो कि कोई भी दो चीजें जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इफ यू ब्रिंग देम क्लोजर दे विल रिलीज एनर्जी। ये मतलब फिजिक्स में भी ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ा होगा आप लोगों ने, वहां भी आता है कि दो बॉडीज अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इफ यू ब्रिंग देम क्लोजर द एनर्जी इज रिलीज्ड, या उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, राइट? पढ़ा है ना ये सब। और दो चीजें जो एक दूसरे को अपोज करती हैं उनको पास पास लाओगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वर्क करना पड़ेगा। तो टू थिंग्स व्हिच रिपेल ईच अदर इफ ब्रॉट क्लोजर विल एब्जॉर्ब एनर्जी, राइट? हाँ, तो ग्रेविटेशन इस साल भी पढ़ोगे तुम। चलो, ये तो मैंने बेसिक समझा दिया, हमको एफिनिटी समझना है। तो एफिनिटी सिंपल सी बात है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है वो अगर एनर्जी रिलीज करता है तो जितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, दैट क्वांटिटी इज इट्स एफिनिटी वैल्यू। अब किस किस पे डिपेंड करेगी एफिनिटी, ये थोड़ा सा ऑब्वियस होना चाहिए आप लोगों के लिए कि भाई जो फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंडेंसी क्या है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो सबसे पहले तो बता दो भाई साइज पे कैसे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइज पे डिपेंडेंसी कैसे आएगी? साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, एफिनिटी क्या होगी? कुछ लोग कह रहे हैं डायरेक्टली, कुछ लोग कह रहे हैं इनवर्सली, क्या होगा भाई? साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अरे रिपेल क्यों करेगा? इनवर्सली, इनवर्सली, हाँ भाई। न्यूक्लियस से साइज छोटा अगर है तो इलेक्ट्रॉन उतनी पास आ पाएगा ना, एज कंपेयर टू अ बिगर साइज जहां इलेक्ट्रॉन दूर होगा। तो साइज अगर छोटा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, साइज बड़ा है तो अट्रैक्शन कम है। तो साइज छोटा होने पे अट्रैक्शन ज्यादा तो एफिनिटी ज्यादा, यानी कि साइज कम
एफिनिटी ज्यादा, तो इनवर्स रिलेशन आ रही है या नहीं आ रही है? इनवर्स ही आएगी भाई। जिसका साइज छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतने पास आएगा। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज करेंगे। सिंपल सी बात है, जिस भी रीजन से अट्रैक्शन बढ़ेगा उस रीजन से एफिनिटी बढ़ेगी बस। अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो एफिनिटी बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। और थोड़ा सोचा करो ना बेटा, लिथियम का साइज बड़ा था, फ्लोरीन का साइज छोटा था, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है? किसकी इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा पावर है? फ्लोरीन की है ना। बस, तो साइज छोटा, अट्रैक्शन ज्यादा, सिंपल सी बात है। आते हैं अभी और भी फैक्टर्स पे आते हैं। सेकंड फैक्टर, स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा पे कैसे डिपेंड करेगा? याद है थोड़ा बहुत सिग्मा कुछ पढ़ा था अपन लोगों ने। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो सिग्मा बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा क्या? अरे कैसे बढ़ेगा? सिग्मा में तो पढ़ा था ना कि रिपल्शन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। बिल्कुल इन्वर्सली डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। सिग्मा इज द रिपल्शन, जितना रिपल्शन ज्यादा उतना अट्रैक्शन कम। शील्डिंग बढ़ गई, बिल्कुल सिग्मा बढ़ गया मतलब शील्डिंग बढ़ गई। वेरी गुड। अच्छा, जेड इफेक्टिव पे कैसे डिपेंड करेगा भाई? जेड इफेक्टिव ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा आएगी, ऑब्वियस सी बात है। जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन था, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अच्छा, चार्जेस पे कैसे डिपेंड करेगी? पॉजिटिव चार्ज होगा तो एफिनिटी ज्यादा होगी कम होगी? पॉजिटिव चार्ज होगा तो एफिनिटी कम क्यों होगी बेटा? पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा ना बेटा। डायरेक्टली डिपेंड करेगी, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज पे इनवर्स रिलेशन आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल कम हो जाएगी। एक बस लास्ट चीज और कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जाएंगे वहां अपनी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ये अपन ने पहले भी देखा था कि जहां हाफ फील्ड या फुल फील्ड सब शेल आ जाते हैं वहां इलेक्ट्रॉन्स के साथ थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं, है ना। तो उसके नीचे एक स्टेटमेंट और ऐड कर देते हैं बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड सब शेल्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाफ फील्ड और completely filled subshells is comparatively low or zero due to stability of electronic configurations, due to stability of electronic configurations। तो इससे किस किस को दिक्कत आएगी? बिल्कुल प्रेशा कह सकते हैं इससे दिक्कत आएगी, वो हम नोट में लिख लेते हैं किस किस को दिक्कत आने वाली है स्टेबिलिटी की वजह से। तो नोबल गैसेस को दिक्कत आएगी, बिल्कुल नाइट्रोजन को आएगी, है ना। तो मैं लिखवा देता हूं, लिखो, ड्यू बुलेट पॉइंट करके लिख लेना। ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू स्टेबल, अच्छा मतलब लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी थी तो नाम याद है, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, गुड। हाँ सुजल,
तो लिखो ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ बेरिलियम कॉमा मैग्नीशियम कॉमा नाइट्रोजन and noble gases, their delta Heg values are positive or Ea values are नेगेटिव। और उसका भी ऑर्डर क्या है कि सबसे कम वैल्यू इनर्ट गैसेस की होगी, उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू Mg की होगी, उससे कम बेरिलियम और उससे कम नाइट्रोजन। तो ये एलिमेंट्स हैं जिनकी एफिनिटी नेगेटिव वैल्यू दे देती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये लिमिटेड एग्जांपल्स हैं, लिमिटेड केसेस हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि हमारी सारी इनर्ट गैसेस प्लस मैग्नीशियम बेरिलियम और नाइट्रोजन। तो इनर्ट गैसेस के सिवा सिर्फ 3 ऐसे और एलिमेंट्स हैं जिनकी एफिनिटी नेगेटिव वैल्यू दे देगी। सोडियम नेगेटिव वैल्यू नहीं देता बेटा, ना 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 ना, सोडियम डज नॉट गिव यू नेगेटिव वैल्यू। और एक और पॉइंट लिख लेना, हाँ कैल्शियम फॉस्फोरस, वो तो फिर उनकी पूरी फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन वैसा है, बट वो इतना नेगेटिव नहीं शो करता है ना। स्टेबिलिटी का इफेक्ट इन 3 में ही आ पाता है, बाकी इनकी फैमिली में नीचे भी वही कॉन्फ़िगरेशंस है, बट वहां पर इतना इफेक्ट नहीं आता है, तो वहां पर वैल्यूज नेगेटिव नहीं आती हैं, इसलिए अपन ने अलग से लिख लिया है। एक स्टेटमेंट और लिख लो कि पॉलीनेगेटिव आयन फॉर्मेशन पॉलीनेगेटिव आयन फॉर्मेशन will always have negative EA values after first इलेक्ट्रॉन गेन। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जब सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप की बात करेंगे, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वैल्यू एफिनिटी की हमेशा नेगेटिव आएगी, ड्यू टू रिपल्शंस बिटवीन द single negative anion and incoming electron। तो जो सिंगल नेगेटिव एनायन है उसमें और आने वाले इलेक्ट्रॉन्स में, या सिंगल नेगेटिव मत लिखो, सिर्फ नेगेटिव एनायन, ये सिर्फ एनायन ही लिख लो क्योंकि डबल नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो सिर्फ एनायन लिखो, बिटवीन दी एनायन एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ऐसे कर दो। एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसके ट्रेंड्स देख लेते हैं अपन लोग। तो दिक्कतें कहाँ कहाँ आनी है वो तो देख लिया अपन ने, लिखें ट्रेंड्स फिर। Periodicity of electron affinity in periods। Periodicity of electron affinity in periods, जब हम periods की बात करते हैं तो electron affinity का क्या ट्रेंड आता है। तो पहले मैं थर्ड पीरियड की बात कर लेता हूं,
फिर सेकंड पीरियड की बात करूंगा, क्योंकि सेकंड पीरियड में एक चीज और एक्स्ट्रा आपको याद रखनी पड़ेगी, तो इसलिए पहले थर्ड पीरियड की बात करेंगे। तो भाई थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स अपने पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। और इनके कॉन्फ़िगरेशंस लिखें तो ये जो है मैग्नीशियम आएगा 3s2, और फास्फोरस आएगा 3p3, और आर्गन आएगा 3p6। तो ये थोड़े स्टेबल फुल फिल्ड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आ जाते हैं, जिनमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो अभी आपने एक नोट लिखा था, उस नोट में सबसे कम एफिनिटी किसकी थी बेटा? सबसे कम एफिनिटी किसकी थी? नोबल गैसेस की, है ना? तो ये जो पूरी पीरियड है, इसमें सबसे कम एफिनिटी किसकी होगी? आर्गन की। तो एफिनिटी में ये तो सबसे कम आ जाएगा, ठीक है, ये सबसे कम आ गया। अच्छा, नोबल गैसेस के ऊपर और भी कुछ एलिमेंट लिखे थे, उनमें से कोई एलिमेंट यहाँ दिख रहा है क्या? मैग्नीशियम, है ना? तो मैग्नीशियम की भी अपन ने लिखी थी कि नेगेटिव वैल्यू आती है, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी तो सोडियम से कम हो ही जाएगी, तो ये भी आगे आएगा। अब फास्फोरस की नेगेटिव नहीं होती, फास्फोरस की नेगेटिव नहीं होती तो वो सोडियम से तो आगे जाना नहीं है ना, इतना आगे जंप नहीं करेगा। इसमें हाफ फिल्ड है, तो हाफ फील्ड की वजह से थोड़ा इफेक्ट आता है फास्फोरस में, नाइट्रोजन जितना नहीं आता जितना नाइट्रोजन में आता है। नाइट्रोजन हमने अलग से लिखा है, वो आपको पता होना चाहिए, उसके लिए हम अलग से ट्रीटमेंट करेंगे। फास्फोरस हाफ फील्ड है, थोड़ा स्टेबल है, तो सिर्फ एक जंप करेंगे हम, सिंगल जंप फ्रॉम फिट्स पोजीशन टू इन फ्रंट ऑफ सिलिकॉन। तो अपने को अब नेट ऑर्डर मिल गया क्या, कि भाई आर्गन की सबसे कम होनी है, ये पता है, नेगेटिव वैल्यू है। mg की उससे बड़ी होनी है, ये भी पता है, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी है। फिर आ जाता है आपका सोडियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस एक स्टेप जंप कर गया, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर और सबसे ज्यादा क्लोरीन। और ठीक बात भी दिख रही है कि हैलोजन की एफिनिटी सबसे ज्यादा आनी भी चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी लेते हैं, दे हैव वेरी हाई टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिक्कत वाली जगह आएंगी जहां पे कॉन्फ़िगरेशन में कुछ गड़बड़ होगी। लिख लो इसको। फिर पीरियड टू पर भी आते हैं। पीरियड टू में एक लिथियम अकेला ऐसा प्राणी है जो थोड़ी एक्स्ट्रा गड़बड़ करेगा, तो देखेंगे क्या गड़बड़ करेगा, वो आएगा तो वहां भी बात करेंगे। लिख लो तो मुझे बता देना कि लिख लिया सर। ओके, सबने लिख लिया क्या? मैसेजेस तो आ गए हैं, बट कोई बचा तो नहीं है। ठीक है, सेकंड पीरियड पे आते हैं। लेट्स कम टू दी सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसमें 2s2, 2p3, 2p6, यहाँ कुछ दिक्कतें आएंगी, देखते हैं क्या दिक्कतें आएंगी। और मैंने कहा था कि लिथियम जो है ये थोड़ी गड़बड़ करता है, इसको 2s1 हम लिख लेते हैं, देखेंगे क्या होगा। अब सबसे कम एफिनिटी किसकी आनी है पूरे पीरियड में? हमेशा सबसे कम एफिनिटी किसकी आएगी? नोबल गैस की। बिल्कुल, ये हमेशा याद रखना, पूरे पीरियड में सबसे कम एफिनिटी हमेशा नोबल गैस की आने वाली है, हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये सबसे आगे जाएगा। उसके बाद दो एलिमेंट और दिख रहे हैं जो हमने अपने नोट के अंदर लिखे थे, जो थे बेरिलियम और नाइट्रोजन, है ना? थे या नहीं? तो किसकी कम थी, बेरिलियम की या नाइट्रोजन की? बेरिलियम की। तो बेरिलियम की कम थी और नाइट्रोजन की उससे थोड़ी सी ज्यादा। तो इसको पोजीशन 1, इसको पोजीशन 2 और इसको पोजीशन 3 दे देंगे अपन।
है ना। अब बेटा देखो, लिथियम के साथ क्या दिक्कत है। अभी अपन ने देखा कि बेरिलियम जो है ये काफी स्टेबल हो रहा है और इसलिए आगे जा रहा है, दिख रहा है। 2s2 is showing extra stability and it is going ahead, आगे जा रहा है ना। तो लिथियम के साथ दिक्कत क्या है कि ये अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले ले, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके Li नेगेटिव बना ले, तो ये बनाता है 2s2। तो लिथियम एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है अल्कली मेटल्स में जो उल्टा जंप करता है, इसलिए इसको भी अपने को उन तीन केसेस के साथ अलग से याद रखना पड़ेगा। बेरिलियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम नेगेटिव जाते हैं, लिथियम उल्टा जाता है, और लिथियम एकमात्र जो अपने को उल्टा याद रखना पड़ेगा। तो लिथियम मेक्स अ जंप इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पीरियड 2 का जो ऑर्डर बन के आता है अपने पास, वो आता है कि सबसे कम तो नियॉन हो गया, उससे कम बेरिलियम हो गया, उससे कम नाइट्रोजन हो गया। ये तो नेगेटिव एफिनिटी वाले हो गए सारे, दीज आर ऑल नेगेटिव एफिनिटीज, ठीक है। दीज आर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज। इसके आगे जब आते हैं तो लिथियम आगे खिसक चुका है, बोरॉन आ गया, फिर लिथियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये अपना नेट ऑर्डर आ जाता है, और ये अपने को अलग से याद रखना पड़ता है सिर्फ लिथियम का। तो इसको अपन ने इसलिए बाद में लिखा है क्योंकि लिथियम के साथ दिक्कत है। दिस इज ड्यू टू स्मॉल साइज and Li going to Li negative goes from 2s1 to 2s2, completely filled सबशेल। तो ये लिथियम बस एक थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर कि लिथियम उल्टा कूद जाता है क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, वो 2s2 बना रहा है। तो जब वो 2s2 बनाता है तो ये जो बनने वाली स्पीशीज है ये स्टेबल बन रही है। ये जो फाइनली स्पीशीज बन रही है लिथियम नेगेटिव, ये स्टेबल बन रही है। बेरिलियम वाली स्पीशीज बन रही है जो काफी स्टेबल है। तो क्योंकि Li से Li माइनस जाने में स्टेबिलिटी बढ़ रही है थोड़ी ज्यादा, इसीलिए उसकी एनर्जी रिलीज थोड़ी ज्यादा हो जाती है। बस इतना आपको, आपको रीजन याद नहीं भी हो चल जाएगा, बस ये आपको पता जरूर होना चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि लिथियम के साथ दिक्कत है, उसको उल्टा कूदना है, वो कूदेगा। और एफिनिटी में यही एक एग्जांपल है जो उल्टा जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाकी फिर नीचे जाओगे अल्कली मेटल्स में तो उनकी तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी और कम होती जाएगी ना। एज यू गो डाउन द ग्रुप दी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। मैं इसका ऑर्डर भी लिखवा देता हूँ आपको, अभी अपन ने नहीं लिखा है तो वो अपन टेंडेंसी भी लिख लेंगे इसके नीचे कि भाई जैसे लिथियम से अगर आप सीजियम आते हो या लिथियम से फ्लोरीन जाते हो, तो इधर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज होती है जनरली, और इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। तो लिथियम अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है, उसकी एफिनिटी अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होनी है। तो वही एकमात्र ऐसा है जो उल्टा कूद के एफिनिटी ज्यादा दिखाता है, बाकी नहीं दिखाएंगे। हाँ आदित्य बेटा बिल्कुल, ठीक है। तो इसको लिख लो, फिर अपन ग्रुप्स में देख लेंगे ग्रुप में क्या आने वाला है वैल्यूज। हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी में भी थोड़ा ट्रेंड ऐसे ही था, तो जल्दी से लिख लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाता हूँ आपको। थोड़े ट्रेंड्स कर लें उसके बाद, या पहले देखता हूँ मैं कुछ क्वेश्चन अभी करवाऊँ क्या।
अभी क्लास लिख लिया क्या सबने? ठीक है, अब आते हैं अपन, बात करते हैं ग्रुप्स में क्या ट्रेंड होता है। तो ग्रुप में अपन ने लिखा कि भाई डाउन द ग्रुप जाते वक्त जनरली तो बढ़ती है ना, जनरली सॉरी कम होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, यही लिखा है। अब अपन इसका ट्रेंड देख लेते हैं कि भाई पीरियड्स में क्या चल रहा है। तो पीरियोडिसिटी ऑफ एफिनिटी इन ग्रुप्स लिख लेना, हेडिंग पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप्स। अब देखो, मैं तुमको पहले एक काम करता हूँ, थोड़ी तो वैल्यूज बता देता हूँ, उसके बाद स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, क्योंकि बिना वैल्यूज के स्टेटमेंट लिखवाता हूँ तो तुमको पहले कंफ्यूजन आ जाता है। तो पहले कुछ वैल्यूज लिखवा देता हूँ, उस वैल्यू को देख के आप ट्रेंड लिखो, फिर अपन उसका स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ग्रुप 17 और ग्रुप 18, नहीं ग्रुप 16 कर दें, 18 क्यों। तो ग्रुप 17 और ग्रुप 16। तो ग्रुप 17 में बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी वैल्यूज में लिख रहा हूं नीचे। डेल्टा एच ई जी, ये आपका है -334, -348, -325 और -297 किलो जूल पर मोल। और ग्रुप 16 इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। यहाँ वैल्यूज अगर लिख दूं तो ये आती है -200, सॉरी -200 नहीं, -200 आएगी आपकी सल्फर की, सल्फर इज -200, ऑक्सीजन इज -144, फिर सल्फर -200, सेलेनियम इज -195, टेलुरियम इज -180, और अगर पोलोनियम से भी कंपेयर करना हो तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस, पोलोनियम इज -174। दिस इज ऑल्सो इन किलो जूल पर मोल। तो यहां पर क्या दिख रहा है कि एफिनिटी क्लोरीन से ब्रोमीन की कम है, ब्रोमीन से आयोडीन की कम है, सल्फर से सेलेनियम की कम है, सेलेनियम से टेलुरियम, टेलुरियम से पोलोनियम। लेकिन यहां कुछ दिक्कत है ना। तो जनरल ट्रेंड बोलेंगे तो वो ये डिसेंडिंग, लेकिन पहले से दूसरे में आने में दिक्कत है। पीरियड 2 से 3 पे जाएंगे और पीरियड 2 से 3 पे जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो ग्रुप पे एक और ये इन्फॉर्मेशन भी क्यों लिखवाई है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपको डेटा से आप आइडिया लग जाता है कि कभी भी आपको इन दो ग्रुप्स को कंपेयर करना हुआ बेटा, ग्रुप 17 को और ग्रुप 16 को कंपेयर करना हुआ, तो मुझे ये बताओ कि ग्रुप 16 और ग्रुप 17 कि किसी भी एलिमेंट को कंपेयर करोगे, किसी को भी, कोई सा भी पीरियड का हो, पीरियड 2 को पीरियड 7 से, पीरियड 6 से, किसी से भी कंपेयर करना हो, तो क्या आपके पास हमेशा एक डेफिनेटिव आंसर है या नहीं है वैल्यूज में, किसकी एफिनिटी ज्यादा है ना। 17 का कोई भी एलिमेंट ले लो, 17 का कोई भी एलिमेंट ले लो और उसका 16 के किसी भी एलिमेंट से कंपेयर कर दो, ग्रुप 17 एज अ होल की एफिनिटी इज मोर देन ग्रुप 16। ये बात समझ में आती है। ग्रुप 17 एज अ होल की एफिनिटी ग्रुप 16 से ज्यादा है। तो ये आपके लिए आसान हो गया, आप कभी भी ग्रुप 17 16 को कंपेयर करना है तो हमेशा 17 की ज्यादा आनी है, कोई सा भी एलिमेंट हो, कैसा भी हो, है ना। बिल्कुल। तो अब अपन इस बात को लिख लेते हैं कि ये क्या है, क्यों है, और फिर अपन ट्रेंड्स लिखेंगे ग्रुप्स के। ये वैल्यूज लिख लो, लिख लिया गया यहां तक? ठीक है, लिख लिया ना सबने, तो मैं आगे लिखवा दूं फिर डिक्टेट करके। बिल्कुल। तो उसके नीचे लिखो जनरली एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप,
Generally, electron affinity decreases down the group, full stop, but in groups of p block elements, but in groups of p block elements, electron affinity of second period element is less than electron affinity of third period एलिमेंट। जो हमने यहां देखा, सेकंड पीरियड एलिमेंट की एफिनिटी थर्ड से कम, सेकंड पीरियड एलिमेंट की एफिनिटी थर्ड से कम। अब ऐसा क्यों है वो भी अपन लिख लेंगे कि व्हाई डज दिस हैपन, हो क्यों रहा है ऐसा। तो मैं कुछ ग्रुप्स के लिए आपके ऑर्डर लिख देता हूं। ग्रुप्स 13, 14, 15, 16 और 17। So you have boron, aluminium, gallium, indium, carbon, silicon, germanium, tin, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और सेकेंड पीरियड की थर्ड पीरियड से कम होगी एफिनिटी सभी में। फिर नॉर्मल ट्रेंड है, एज यू मूव डाउन द ट्रेंड इज नॉर्मल, कि भाई नीचे जाते वक्त एफिनिटी कम हो रही है। बस ये जो सेकंड से थर्ड में आना है यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। ये दिक्कत क्यों है इसको भी हम लिख लेंगे कि व्हाई डज दिस हैपन। तो एक बार इतना लिख लो। इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि एक्स्ट्रा स्मॉल साइज का मतलब क्या है। बिल्कुल, थर्ड पीरियड एलिमेंट की अपने ग्रुप में पी ब्लॉक में सबसे ज्यादा एफिनिटी आएगी। ठीक है, पी ब्लॉक में थर्ड पीरियड एलिमेंट की अपने ग्रुप में एफिनिटी सबसे ज्यादा है। यहां तक लिखो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि क्यों है क्या है, और फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं अपन। लिख लिया क्या सबने बेटा? नहीं लिखा? लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। मैं पूछता हूँ फिर तुमको, एक स्टेटमेंट लिखवा के सवाल पूछता हूँ। कर लिया? तो देखो भाई दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पर। 2p का जो सबशेल है वो छोटा है कंपैरेटिवली, और 3p का जो सबशेल है वो बड़ा है। तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन तो ज्यादा होता है, साइज छोटा होने पर न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा है। बट दिक्कत ये है कि आपके पास जैसे शेल 1 है, सॉरी शेल 2 है, उसके 2p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, और इसी की जगह थर्ड शेल के 2p के ऑर्बिटल्स हैं ऐसे। तो क्या हो रहा है कि
यहां पर जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है ना, यहां पे जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है तो यहां जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे उनमें और आने वाले इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि कम जगह में घूम रहे हैं, राइट। और इधर क्या होता है, इधर भी जैसे फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन 2p में घूम रहे थे और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तो क्योंकि अभी 6 इलेक्ट्रॉन कम जगह में घूम रहे हैं तो इनमें रिपल्शन ज्यादा है। और क्लोरीन में 5 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे बट उनके पास जगह ज्यादा थी घूमने के लिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन और आया, बट क्योंकि ये ज्यादा जगह में घूम रहे हैं तो कंपेरेटिवली रिपल्शन कम है। तो ये बात ठीक है कि रिपल्शन नीचे जाते वक्त कम होते हैं लेकिन अट्रैक्शन भी कम होते जाते हैं। यहां पर रिपल्शन सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो रहे हैं इसलिए ये वैल्यू थोड़ी सी कम आती है। मैं इसको सिंपल भाषा में एक बार रिपीट कर देता हूं। डाउन द ग्रुप जाने पे एनर्जी कम होनी थी, है ना, ये ऑर्डर ऐसा आना था। लेकिन फ्लोरीन में जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है तो हाई रिपल्शन होने की वजह से जित हम इसको एक्सप्लेन इस तरीके से करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है, यू से दिस एज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर हाई हो गई, इलेक्ट्रॉन कम स्पेस में ज्यादा होंगे तो वो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे जितनी उनको करना चाहिए, इसलिए इनकी वैल्यूज थोड़ी सी कम आती है इन केस ऑफ सेकेंड सबशेल। बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की हाई डेंसिटी कैसी हुई बेटा सारा, अगर कम जगह में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन की खुद की डेंसिटी नहीं, एरिया में या वॉल्यूम में जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी डेंसिटी। जैसे वो कीड़ों वाला एग्जांपल याद है ना तुमको, कीड़े बल्ब के आसपास घूमते हैं, तो अगर बहुत सारे कीड़े कम जगह में घूमेंगे तो कीड़ों की जो डेंसिटी है वो ज्यादा आएगी, और उतने ही कीड़े अगर ज्यादा जगह में घूमेंगे तो डेंसिटी कम आएगी, है ना। तो हम बस ये कह रहे हैं कि सेकेंड पीरियड में ये दिक्कत ये है कि कुछ ज्यादा ही छोटी जगह में इलेक्ट्रॉन लाना है, तो उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ज्यादा कम जगह में रखना चाह रहा है न्यूक्लियस, इसलिए थोड़ी सी एक्सेप्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। अब अल्टीमेटली याद रखनी है, वो तो याद रखनी पड़ेगी। सुजल बेटा किया तो था स्क्रॉल, और कितना ऊपर जाना है, सेकेंड पीरियड तक, लो यहां तक आना था। चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं, बाकियों में क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा देखो अल्टीमेटली हो क्या गया कि अब इसके बाद यहां यहां और यहां आने 8 ही इलेक्ट्रॉन है, साइज बड़ा हो गया है। तो अब यहां पर साइज ऑलरेडी बड़े हैं, 3p 4p 5p, 6 6 इलेक्ट्रॉन ही रखने हैं सब में। तो अब यहाँ पे रिपल्शन उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करते, तो नॉर्मल ट्रेंड आता है। एबनॉर्मल ट्रेंड वही होगा जहां कुछ एक्स्ट्रा होगा, तो यहाँ एक्स्ट्रा स्मॉल साइज की वजह से दिक्कत आ रही थी, यहां पर उतनी दिक्कत नहीं आ रही है। इसका अपन क्वेश्चंस के थ्रू एप्लीकेशन समझते हैं कि इसको यूज कैसे करना है ना। तो मैं आपसे एक सवाल ही पूछ लेता हूँ, लिखो सवाल, लिखो लिखो, क्वेश्चन करते हैं, बहुत देर हो गई थ्योरी पढ़ते हुए, क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक फील नहीं आती। लिखो, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर द फॉलोइंग, राइट द इंक्रीजिंग order of electron affinity for the following. Number 1, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Second, oxygen, sulfur, fluorine, chlorine. Third, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। ये 3 में आपको ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो बताओ भाई, पहला तो आसानी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे कम एफिनिटी किसकी होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर बेटा, सबसे कम एफिनिटी किसकी होगी, आयोडीन की ना।
आपको नेट ऑर्डर होना, मतलब आपको ये याद होना चाहिए फ्लोरीन की कम और फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन की और कम। तो इसकी मदद से हम लिखते हैं आयोडीन सबसे कम, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम फ्लोरीन, सॉरी बढ़ के मैं उल्टा बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा आयोडीन, आयोडीन से ज्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा फ्लोरीन और सीएल। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक चीज याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, है ना। और आते हैं सेकंड पे आते हैं। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है। तो इनमें बच्चों थोड़ा बताना जरा, एरो कैसे कैसे लगेंगे। फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन और ऑक्सीजन लेस देन सल्फर आना है, यही आएगा, है ना। अच्छा, और क्या बताया था, ग्रुप ये 16 है और ये 17 है, इनमें क्या बताया था अभी आपको। ग्रुप 16 17 में क्या बताया था कि ग्रुप 17 की जो है वो ग्रुप 16 से हमेशा ज्यादा आएगी, बिल्कुल। तो ये भी ट्रेंड आने वाला है। तो सबसे कम एफिनिटी किसकी आ गई बेटा, सबसे कम एफिनिटी किसकी आ गई, ऑक्सीजन की। उससे ज्यादा किसकी आई, सल्फर की। उससे ज्यादा फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा क्लोरीन। और इस सवाल के बाद मैं तुमसे एक सवाल और पूछूंगा कि भाई हाईएस्ट एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में किसकी है, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। एच जी कहाँ से आया हिमांशी, क्लोरीन आएगा ना। क्लोरीन, हीलियम कैसे आ सकता है बेटा, हीलियम तो नोबल गैस है, उसकी एफिनिटी हाईएस्ट कैसे आ सकती है। क्लोरीन, क्लोरीन बेटा, क्लोरीन, क्लोरीन की एफिनिटी हाईएस्ट है। लोएस्ट हिमांशी एच जी की नहीं होगी, लोएस्ट तो नोबल गैसेस की आएगी ना। चलो अभी पहले अपना एक सवाल और कर लें, उसके बाद आते हैं, इस सवाल को लिख लेंगे हाईएस्ट और लोएस्ट वाले को। NSOP भाई, इसमें बताओ। NSOP, नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन सल्फर। नाइट्रोजन फॉस्फोरस में कौन छोटा है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस में कौन छोटा है। फॉस्फोरस कैसे छोटा हो सकता है, अभी तो लिखा है अपन ने, सेकेंड पीरियड इज स्मॉलर देन थर्ड पीरियड। तो नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन स्मॉलर देन सल्फर, ठीक है ना। और ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम होनी है, फॉस्फोरस की सल्फर से कम होनी है। तो सबसे कम कौन की आएगी, सबसे कम नाइट्रोजन, उससे बड़ी फॉस्फोरस, उससे बड़ा ऑक्सीजन और उससे बड़ा सल्फर, ठीक है। NPOS, बिल्कुल बिल्कुल यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। एक सवाल और पूछ लूं, चलो लेट्स राइट वन मोर क्वेश्चन। या चलो वो क्वेश्चन तो लिख ही लो तुम, इस नहीं तो फिर वो भूल जाओगे, इसलिए लिख लो। विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट highest electron affinity, which element has highest electron affinity in the periodic table। इसका आंसर तो तुम्हें मैं बता चुका हूं, लिख लेना। क्लोरीन, अरे आदित्य अभी भी हीलियम बोल रहा है, फिर वही बात, क्लोरीन आएगा ना बेटा। लिथियम से फ्लोरीन तक लेफ्ट टू राइट बढ़ती है एफिनिटी, एफिनिटी इंक्रीज होती है। और हमने देखा था
कि क्लोरीन की जो है वो फ्लोरीन से भी ज्यादा है और ब्रोमीन से भी ज्यादा है, तो क्लोरीन की हाईएस्ट होगी एफिनिटी। ठीक है, नहीं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन नहीं होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देखेंगे। चलो, तो अब एक बात और बतानी है तुमको कि भाई एफिनिटी में और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन है। इसके सवाल बहुत लॉजिकल होंगे, अगर ये आपको समझ में आता है तो फटाफट से बन जाएंगे। कौस्तुभ कह रहा है इतने एक्सेप्शन क्यों है इस चैप्टर में? बेटा क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब इस चैप्टर ने तुम्हारा इतना काम कर दिया कि तुम्हें कम से कम 70-80 एलिमेंट्स को पूरा अलग अलग एक एक याद रखने की जगह कुछ 10-15 एक्सेप्शंस याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। वरना हर एलिमेंट का डेटा याद रखो, हर एलिमेंट को कंपेयर करो। और इसलिए भी है क्योंकि तुम बड़े हो गए हो। 9-10 तक तो तुमको थर्ड पीरियड से नीचे बात ही नहीं करते थे। एलिमेंट 20-30 तक वो बात होती थी, तो वहां तक कुछ होता नहीं था, सब मजे में चलता था। अब तुम बड़े हो गए तो एलिमेंट बढ़ गए, अब एलिमेंट्स बढ़ गए तो दिक्कतें बढ़ेंगी। बट उतना ही तो करना है, एक बार जिंदगी में समझ लो और रिवाइज करते रहो। जिंदगी में एक बार समझ के रिवाइज करते रहोगे तो सवाल हो जाएगा। इसके सवाल में होगा क्या, मतलब ये जरा सोच के बताओ कि पेपर में सवाल आया, अगर पेपर में ये सवाल आ गया चार ऑप्शंस के साथ, या कंपेयर करा के चार ऑप्शन बना दिए इसके, तो कितनी देर लगती है आपको सॉल्व करने में? ये तो फटाफट होता है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं है। बस आपको, आपने अगर ढंग से पढ़ी हुई है इनऑर्गेनिक तो सवाल करने में टाइम नहीं लगता। ये इनऑर्गेनिक का फायदा है, लेकिन उसका मतलब उसका इनपुट कॉस्ट ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा ज्यादा, यू हैव टू रीड मोर, है ना। तो एग्जामिनेशन में टाइम कम लगे इसलिए घर पे टाइम देना पड़ता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, नंबर तो दिलाती है ना बेचारी। लिखो लिखो चलो, अगली हेडिंग, सब हेडिंग मतलब एफिनिटी के अंदर ही UUO अनऑक्टेम 118। हाँ बेटा, अगर तुम नोबल गैसेस की बात करोगे तो नोबल गैसेस में एफिनिटी सबसे कम सबसे नीचे वाले की होगी, तो UUO को तो नहीं कहेंगे। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, जीनॉन या रेडॉन में से किसी एक को बोल देंगे, डिपेंडिंग अपॉन रेडॉन का डेटा है या नहीं है ना। तो ठीक है, वैसे पूछे जाने के चांसेस थोड़े कम है उस चीज के, क्योंकि रेडॉन का डेटा तो होगा नहीं, जीनोन तक का डेटा होगा। चलो आ जाओ, अभी जो ज्यादा तुमसे पूछे जाने वाली चीजें हैं वो ये क्या है। रेडॉन क्या होता है बेटा? नोबल गैसेस, हिमांशु याद नहीं करी अभी तक तूने? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, उसके नीचे देख लेना रेडॉन आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये लिखना है अपने को। रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कुछ रिलेशन आ जाती है। क्या रिलेशन आती है? वो ये कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम is equal to electron affinity of its cation M, giving you M plus plus electron. और electron affinity of neutral atom is equal to ionization energy of its anion X plus electron giving you X negative। इसका मतलब है तो सिंपल, बट मुझे पता नहीं तुम्हें डायरेक्टली सिर्फ लिखने से समझ में आया होगा या नहीं।
तो मैं समझा देता हूँ। रिलेशन क्यों बनाई है? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स पता होते हैं, तो उससे हमको हेल्प मिल जाती है ना कंपेयर करने में। हाँ भाई, लिख लिया क्या? तो मैं समझाऊं इस बात को? बहुत सिंपल सी बात है, बट बस एक बार बतानी रहेगी। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट। बहुत सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर किसी एम मेटल में से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसको आपको आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। तो एम मेटल को आयनाइजेशन एनर्जी दोगे तो एम प्लस बनाएगा और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, राइट? है ना? हाँ या ना बच्चों, जल्दी बताओ। हाँ। अब लेकिन किसी ने कहा कि एम प्लस की एफिनिटी चाहिए, तो क्या करोगे आप? एम प्लस को इलेक्ट्रॉन देके क्या बनाओगे? एम बनाओगे। तो जो आपने अभी प्रोसेस किया था, एम से इलेक्ट्रॉन निकाला था, उसमें आयनाइजेशन एनर्जी लगी थी, एम प्लस को इलेक्ट्रॉन देना उसका उल्टा प्रोसेस हो गया। एग्जैक्टली exactly। हुआ ना? तो जब इलेक्ट्रॉन निकालने में अमाउंट ऑफ एनर्जी कुछ लगा था, लेट्स से जेड, तो वापस देने पे रिलीज भी जेड ही होगा। होगा ना? भाई अगर यहां से यहां आने पे जेड एनर्जी देनी पड़ी, तो यहां से वापस वहां जाने पे जेड एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो हमने यही कहा कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू इसकी एफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम इज इक्वल टू एफिनिटी ऑफ कैटायन। ठीक बात? इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी खर्च करोगे, इसको इलेक्ट्रॉन मिलने पे उतनी वापस मिल जाएगी। ठीक है या नहीं है? बिल्कुल। इसी हिसाब से आपने किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दिया, उसने कुछ एनर्जी रिलीज कर दी, तो एक्स नेगेटिव बन गया। तो एक्स ने इलेक्ट्रॉन लेके जितनी एनर्जी रिलीज करी एक्स नेगेटिव बनाने में, एक्स नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन वापस लोगे तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। कि अगर यहां पर रिलीज हो रही थी 100 किलो जूल, तो यहां देनी पड़ेगी 100 किलो जूल वापस इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए। तो यहां हमने लिख दिया कि न्यूट्रल एटम की एफिनिटी इज एनायन की आयनाइजेशन एनर्जी। इसका फायदा कहाँ होता है? यहां होता है। आपको किसी ने बोला कि कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ नेगेटिव एंड सी एल नेगेटिव। अब आयनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ी तो है, लेकिन एफिनिटी भी पढ़ी है। और हमको ये याद है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। तो अगर फ्लोरीन की एफिनिटी कम है, तो उसके एनायन की आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी या नहीं होगी बेटा? अगर फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लेने में कम एनर्जी दी थी, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना भी आसान होगा ना? तो या ऐसे जगह पे काम आता है कि भाई ये अपन ने पढ़ रखा है, तो इससे हम ये कहेंगे। इसकी मदद से हमने ये बात कह दी, वरना हमको दिक्कत आती इसकी एनर्जी बताने में। है ना? और कहाँ बता सकते हैं? और भी जगह बता सकते हैं ये। खासकर सेकंड और थर्ड पीरियड के एनायन की एनर्जी कंपेयर करने में दिक्कत करेगा। जैसे ये फर्स्ट हो गया है ना, सेकंड अगर मान लो बेटा आपको ओ नेगेटिव और एस नेगेटिव बोल देते,
तो इसमें भी क्या आता, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती? एस नेगेटिव की। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ओ नेगेटिव इज लेस देन एस नेगेटिव, है ना? तो ये यहां पे काम आता है कि भाई एनायन की आयनाइजेशन एनर्जी इन केसेस में इसकी मदद से हम अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि हमको एफिनिटी का एक्सेप्शन याद होता है। अगर हमको एफिनिटी का एक्सेप्शन पता है तो उसके एनायन की आयनाइजेशन एनर्जी हम डायरेक्टली बता सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हमने ये स्टेटमेंट लिख लिया है, ठीक है? और इस पर डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, थोड़ा सिंपल सवाल पूछना होगा तो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पूछ सकते हो। तो एक बार इतना लिख लो, फिर मैं और एक सिंपल सवाल भी पूछ लेता हूं आपसे, और एक मुश्किल सवाल पूछ लेता हूं। वैसे मुश्किल का सवाल तो मैंने थोड़ा आसान कर दिया आप लोगों के लिए। लेट्स सी। हाँ भाई, एक ही का रिप्लाई आया है अभी तक मेरे पास कि सर नोटेड। बाकी लोग भी बता दो। डन। अरे वाह, सही है। तो कभी आपको डेटा दे दिया जाए ऐसे कि इफ ionization energy of Na gaseous is 5.1 electron volt per atom, then electron affinity of Na plus gaseous ion is, और आपको ऑप्शंस दे दिए, लेस देन 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी more than 5.1 electron volt, C equal to 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब में पर एटम भी जोड़ देना, या फिर डी can't be predicted using this data। तो क्या कहेंगे? बस सीधे सीधे लगा देंगे 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। भाई Na से Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में अगर एनर्जी देनी पड़ रही है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में ये अगर गिवन है तो यहाँ रिलीज कितनी हो जाएगी? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी ना। एग्जैक्ट उल्टा कर दिया ना रिएक्शन को बस हमने। तो सीधे सीधे क्या मार्क कर देंगे हम? सी, बस, और कुछ भी नहीं। तो इस केस में सवाल आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि अब हमने एक बार समझ लिया कि कैटायन की एफिनिटी और न्यूट्रल एटम की आयनाइजेशन एनर्जी सेम होती है। ठीक। एक आखिरी ऑर्डर कर दोगे मेरे लिए, सॉल्व दे दूं आप लोगों को? बिल्कुल। तो एक सवाल और लिखो। राइट डाउन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फॉर, राइट डाउन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ionization energy for number 1 n, n negative, p and p negative, and second f, f negative, cl और cl negative। इन दोनों का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको आयनाइजेशन एनर्जी का। क्या आएगा? तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन बेटा किस में से निकलेगा? n नेगेटिव में से।
फिर उससे ज्यादा P नेगेटिव आएगा, बिल्कुल। और N और P में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? नाइट्रोजन की, बिल्कुल। तो ये ऑर्डर जो है, ये डिसाइड किया हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, और ये नॉर्मल आयनाइजेशन एनर्जी से। ठीक है भाई, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होती थी अपनी, ये तो हमने पढ़ा हुआ था, तो ये हमने वहां से लिख दिया। नेगेटिव वालों के लिए अपने को एफिनिटी वाली बात याद रखनी पड़ती है बस। ऐसे ही इधर आ जाते हैं, एफ नेगेटिव और सीएल नेगेटिव, बेटा किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है? एफ नेगेटिव सीएल नेगेटिव, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है? सीएल नेगेटिव की, याद है? अभी लिखा था अपन ने ऊपर, सीएल नेगेटिव की ज्यादा होती है ड्यू टू एफिनिटी वाला एक्सेप्शन। तो ये आपको ये याद रखना, ये जो एनायन है ना पी ब्लॉक के, इनमें सेकंड और थर्ड पीरियड में एफिनिटी वाली बात याद रखनी पड़ेगी, यूजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है? वो अपन ने आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था, फ्लोरीन की ज्यादा होती है, बिल्कुल। सीएल और एफ। तो ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली बेटर सवाल है, मुश्किल है, बट अगर आप इसको दो हिस्सों में ब्रेक करके देखोगे, न्यूट्रल एटम के लिए डायरेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट यूज कर लो, और एनायन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो आपने पढ़ा है उसको यूज कर लो, तो आपका काम हो जाएगा। तो एफिनिटी में इतना ही है बेटा, दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन एफिनिटी। इससे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे अपन एफिनिटी में अपने आप को। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आएंगे, जहां ज्यादा दिक्कत आनी नहीं है, वहां दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, तो अपन ने एफिनिटी एक लेक्चर में पूरा कर लिया है। इसमें बस सेकंड से थर्ड पीरियड वाली बात याद रखो, इस पे सवाल काफी बार पूछे जाते हैं, काफी जगह दिख जाएंगे। एक ही चीज अगर याद रखोगे तो काम हो जाएगा। पलक इज सेइंग कि चैप्टर कब खत्म होगा? अरे अभी तो पीरियोडिसिटी पढ़ना शुरू किया। वैसे नेगेटिविटी इज द लास्ट बिग मेजर पीरियोडिसिटी जो अपने को पढ़नी है। नेगेटिविटी में दिक्कत भी कम आएगी, है ना? तो जल्दी खत्म कर लेंगे, चिंता मत करो। बट तुम्हारे जो दिक्कत वाली चीजें हैं वो दो ही हैं, आयनाइजेशन एनर्जी और एफिनिटी, सिर्फ दो। इनको ढंग से आप, जो छोटे छोटे एक्सेप्शन है उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे ना, तो लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो भाई आज की थ्योरी यहाँ रोक लें, आज काफी काफी पढ़ लिया हम लोगों ने, आई थिंक। ठीक है, चलो तो आज के लिए थ्योरी हम यहाँ रोक लेते हैं।